हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम जूनियर सुपर टेस्ट से संबंधित सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे रेशम मार्ग, सूती मार्ग, हो ची मिन्ह मार्ग या उत्तरापथ। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। दोस्तों कुछ समय तक इस मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य भी रहा है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिसंख्यक कुषाण मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तक्षशिला से, पेशावर से, मथुरा से या पाटलिपुत्र से? तो दोस्तों मथुरा से अधिसंख्यक कुषाण मूर्तियों की प्राप्ति हुई थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण काल में मथुरा कला का प्रमुख केंद्र था, जहां अनेक स्तूपों, विहारों तथा मूर्तियों का निर्माण हुआ। यहाँ से दोस्तों अनेक हिंदू, बौद्ध एवं जैन मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयी भाषा क्या थी? संस्कृत, तमिल, प्राकृत या मगधी? तो दोस्तों सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयी भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सातवाहन महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के हिस्सों पर शासन करते थे। कहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश यहाँ पर दोस्तों शासन करते थे। और इस वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोरम देव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ? चिंदक नागवंश, नल वंश, फड़िनाग वंश या कलचुरी वंश? तो दोस्तों भोरम देव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ था? तो दोस्तों यह फड़िनाग वंश के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने कब की थी? ऑप्शन है यहाँ पे 62 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 82 ईस्वी में या फिर 88 ईस्वी में? तो दोस्तों शक काल की शुरुआत कनिष्क ने कब की थी? तो यह 78 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि समुद्रगुप्त की ऐसी कौन सी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे। पहला ऑप्शन है हमारा, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। दूसरा कह रहा है वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। तीसरा है दोस्तों, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। और चौथा है दोस्तों, उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इन्होंने हार स्वीकार की थी और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई थी। ठीक है दोस्तों, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है यहाँ पे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त? तो दोस्तों ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुएनसांग दोस्तों क्या कौन था, तो ये चीन का था। ठीक है, इसने दोस्तों गंधार, कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस और गया तथा कुशीनगर की यात्रा की थी। ठीक है, यह दोस्तों 629 ईस्वी में, कब, 629 ईस्वी में चीन से भारत आया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल या वर्धन काल? तो दोस्तों भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो यह गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण युग या स्वर्ण काल वह संकल्पना होती है जो अपने आने वाले समय के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे जिस पर आने वाली सभ्यता का विकास हो सके। दोस्तों गुप्त काल में कला, साहित्य, स्थापत्य, गणित, खगोल की तथा धर्म के क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई थी, जो दोस्तों इसके स्वर्ण युग कहे जाने का कारण बना। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुबंधु, घटखरपर, छपड़क, वीरसेन, इन सभी में कौन सी समानता थी? ऑप्शन है यहाँ पे, यह सभी गुजरात के शासक थे, यह सभी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, या यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, या यह सभी जैन धर्म के प्रचारक थे। तो दोस्तों इन चारों में कौन सी समानता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह दोस्तों यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? महाजनपद काल में, गुप्त काल में, हड़प्पा सभ्यता काल में या फिर वैदिक काल में? तो दोस्तों किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों गुप्त काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल को प्राचीन भारत में स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, अभी आपको बताया गया। और इस काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? टैक्स था। ठीक है दोस्तों, भाग, भोग, ऊपरी, उद्रंग, शुल्क या हलदंड, इस प्रकार के कर दोस्तों इस काल में लगाए गए थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो दोस्तों महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन था? पहला गुप्त शासक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को या समुद्रगुप्त को? तो दोस्तों भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या हर्षवर्धन? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो यह कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा, उसने शकों को पराजित करके कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है यहाँ पे, महाराजा, चक्रवर्ती, सकारी विक्रमादित्य या महासम्राट? तो दोस्तों समुद्रगुप्त के बाद
चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना था, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्मचारी वेतन भोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया था? ऑप्शन है यहाँ पे हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह फाहियान के द्वारा कहा गया था। ठीक है दोस्तों, फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? ऑप्शन है यहाँ पे रामगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में ऐसा कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था? विदिशा, पुरुषपुर, अहिच्छत्र या पैठन। तो दोस्तों गुप्त काल में पश्चिम की ओर प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पैठन। जो पैठन है दोस्तों यह कहाँ पर है? यह हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है और यह उस समय का, गुप्त काल के समय का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। इसका अन्य नाम भी दोस्तों है, क्या था? प्रतिष्ठान। इसका एक अन्य नाम भी था, क्या था? प्रतिष्ठान। अगला क्वेश्चन है हमारा, औषधि से किसका संबंध नहीं है? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक या सुश्रुत। तो दोस्तों औषधि से किसका संबंध नहीं है? तो यहाँ पे भास्कराचार्य यह औषधि से संबंधित नहीं है और बाकी सब हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भास्कराचार्य यह किससे संबंधित हैं? तो यह गणितज्ञ थे। कौन थे दोस्तों? गणितज्ञ थे, ज्योतिष शास्त्री थे तथा खगोल शास्त्री थे। और दोस्तों धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत यह हमारे औषधि से संबंधित हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? दोस्तों कन्नौज पर जो लंबे समय तक 3 पक्षों का संघर्ष चला था तो वह किन राजवंशों के बीच चला था, यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। दूसरा है पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। तीसरा है गुर्जर प्रतिहार, पाल और चोल। और चौथा है राष्ट्रकूट, चोल और पाल। तो दोस्तों यह किन 3 राजवंशों के बीच में हुआ था? तो यह पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंशों के बीच में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो मंदिर को किसने निर्मित कराया था? ऑप्शन है यहाँ पे होलकर, पल्लव, बुंदेला या चंदेल। तो दोस्तों खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपको बता दें कि खजुराहो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जो कहाँ पर? जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। दोस्तों इसका निर्माण 950 ईस्वी में कराया गया था। कब कराया गया था? 950 ईस्वी में कराया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है
दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहें। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।